क्या बकवास कर रहे हो? लेबॉर्ट्री कैसे तबाह हो सकती है? नॉनसेंस। दूसरी तरफ से गुस्सीले लहजे में कहा गया, ठीक है तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बहरहाल इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारा ताल्लुक भी हमारे ही कबीले से है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब देखो शायद कोई नतीजा निकला, इमरान ने कहा, लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर गए ही नहीं तो फिर कैसे वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? जूलिया ने कहा, इंसान की फितरत ऐसी ही होती है। मौत का खौफ मौत से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और पाकिश या सिकर सरवसगर जिन भूतों की तरह अचानक जजीरे से गायब हो सकते हैं और बगैर किसी लॉन्च और कश्ती के समंदर क्रॉस करके दूसरी दूर किसी और जजीरे पर पहुंच सकती है, तो फिर बगैर लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए लेबॉर्ट्री में भी ब्लास्ट कर सकती है। इमरान ने कहा, लेकिन हमें कैसे मालूम होकर लेबॉर्ट्री ओपन हुई है? सफदर ने कहा, हमें छुप कर निगरानी करना पड़ेगी, इमरान ने कहा, और फिर वो वापस मुड़ गया। उसके साथी भी उसके पीछे वापस मुड़ गए, और थोड़ी देर बाद वो सब इमारत से निकलकर साइड से होते हुए झाड़ियों की ओट में होकर बैठ गए। अब वाइट रोज़ लेबॉर्ट्री एरिया उनकी नज़रों के सामने था, लेकिन वहाँ खामोशी तारी थी। जबकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, इमरान के होंठ बेख्तियार सिकुड़ गए, क्यों ना कि कर्नल मार्क्स उसकी तवक्को पर पूरा ना उतर रहा था। और फिर इस तरह बैठे बैठे उन्हें आधा घंटा गुजर गया, तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इमरान साहब, हेलीकॉप्टर दोबारा आ रहे हैं, अचानक सफदर ने कहा, तो सब बेख्तियार आसमान पर देखने लगे। उन्हें दूर से बेशुमार हेलीकॉप्टर आते दिखाई देने लगे। ओ वेरी बैड, ये तो पूरी फ़ौज को लेकर आ रहे हैं, इमरान ने कहा। और फिर वो तेज़ी से दौड़ते हुए वापस मिज़ाइल हाउस में पहुंच गए। ये लोग तो सीधे यहीं आएंगे, सफदर ने कहा। हाँ, लेकिन अब हर जजीरे में और कहीं छुपने की जगह नहीं है। ठीक है, चलो उसी खाटी में, इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। और एक बार फिर वो दौड़ते हुए साहल की तरफ बढ़ते चले गए, और चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर घाटी में पहुंच गए चुके थे। इमरान का चेहरा गैस मास्क के अंदर सिकुड़ा हुआ था, और उसका ज़हन वाकई अब इस सिचुएशन से मायूस सा होकर रह गया था। कोई बात समझ में ना आ रही थी, जबकि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें बेशुमार हेलीकॉप्टर्स के साए पानी से गुजरकर जजीरे पर जाते दिखाई दिए, लेकिन ज़ाहिर है वो खामोश बैठे रहने के अलावा और क्या कर सकते थे। फिर अचानक इमरान चौंक पड़ा, क्यों ना कि उसने एक बड़ी सी लॉन्च का साया इस तरफ आते देख लिया। और फिर थोड़ी देर बाद लॉन्च उनकी घाटी के सामने आकर रुक गई। इमरान के ज़हन में धमाके से हो रहे थे। वो मुसलसल से यही सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यह आदमी बकवास कर रहा है जनाब। जब लेबॉर्ट्री ओपन ही नहीं हुई तो तबाह कैसे हो सकती? मार्टी ने कर्नल मार्क्स से मुखातब होकर कहा, जिसके चेहरे पर गहरी परेशानी के तासरात नुमाया हो थे। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक एजेंट है मार्टी, इंतहाई ख़तरनाक, ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम भरपूर अंदाज में चेकिंग कराओ, कर्नल मार्क्स ने कहा। तो वो बार बार घड़ी देख रहा था, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात पहले से बढ़ते जा रहे थे। उसे इमरान ने फ़ोन करके बताया था कि आधे घंटे बाद लेबॉर्ट्री तबाह हो जाएगी, और जब से फ़ोन आया था उस वक्त से कर्नल मार्क्स आस्ता आस्ता बेचैन और मुस्तरब होता चला जा रहा था। उसका बार बार दिल चाह रहा था कि वो लेबॉर्ट्री ओपन करके वहाँ से दूर भाग जाए, लेकिन वो होंठ बींच कर खामोश हो जाता। उसी लम्हे मार्टी वापस आ गया। क्या हुआ? कर्नल मार्क्स ने इंतहाई बेचैनी से पूछा। बॉस, ऑल इज़ ओके, मैंने सुपर CF से मुकम्मल चेकिंग की है, मार्टी ने कहा। तो कर्नल मार्क्स ने बेख्तियार इत्मीनान भरा एक तवील सांस लिया। इसका मतलब है कि ये सिर्फ लेबॉर्ट्री खुलवाने का दाव था। वैसे ये दाव बेहद ख़तरनाक था। मेरा कई बार दिल चाहा कि मैं लेबॉर्ट्री ओपन करके बाहर से निकल जाऊँ, कर्नल मार्क्स ने कहा, लेकिन इससे उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता था? वो तो जजीरे पर मौजूद ही नहीं है, मार्टी ने कहा। तो कर्नल मार्क्स एक बार फिर चुनक पड़ा। ओहो, इसका मतलब है कि ये लोग जजीरे पर ही किसी जगह छुपे हुए हैं, किसी ऐसी जगह जहां कमांडर नेल्सन और उनके कमांडोज भी उन्हें ट्रेस नहीं कर सके। कर्नल मार्क्स ने तेज़ लहजे में कहा, इसका मतलब है कि वो लोग मिज़ाइल वाली इमारत में ही मौजूद हैं, क्योंकि फ़ोन तो यहीं से है, मार्टी ने कहा। तो कर्नल मार्क्स ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर कमरे में खामोशी तारी होगी। बॉस हेलीकॉप्टर, अचानक मार्टी ने चूम कर कहा। तो कर्नल मार्क्स, जो किसी सोच में गुम था, बेख्तियार चौंक पड़ा। वो इनकी तादाद से तो लगता है कि ये सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब इनके बच निकलने का कोई स्कोप नहीं रहा, कर्नल मार्क्स ने कहा। बॉस, सोहल के करीब लांचें भी आ रही हैं, मार्टी ने कहा। हाँ, मैंने देख ली हैं, कर्नल मार्क्स ने जवाब देते हुए कहा। और उनके देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जजीरे पर उतर गए, और उनमें से फ़ौजियों के साथ साथ सिविल अफराद भी और मिलिट्री अफराद भी, जिनके हाथों में बड़े बड़े बैग थे, नीचे उतरे, और वो सब दौड़ते हुए मिसाइल अड्डे वाली इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। फिर लॉन्चों में से भी बड़े बड़े बैग उतारे गए, और उन्हें भी मिसाइल इमारत की तरफ ले जाया गया। फिर थोड़ी देर बाद बाहर सिर्फ 4 कमांडोज नुमा फ़ौजी नज़र आ रहे थे, बाकी सब मिसाइल हाउस के अंदर जा चुके थे।
अब ये लोग यकीनन ट्रेस होकर मारे जाएंगे क्योंकि अब माहिरीन अंदर आ गए हैं। कर्नल मार्क्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उससे पहले कि मार्टी को जवाब देता फ़ोन की घंटी बज उठी और कर्नल मार्क्स ने हाथ उठाकर रिसीवर उठा लिया। राल्फ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से फ्री साक्स के चीफ राल्फ की आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ। कर्नल मार्क्स ने कहा, तुम्हारे लहजे के इत्मीनान बता रहा है कि हालात दुरुस्त हैं। राल्फ ने कहा, यस बॉस। को इस इमरान ने लेबॉर्ट्री ओपन कराने के लिए इंतहाई ख़तरनाक दाव खेला था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसका मुकाबला कर्नल मार्क्स से है। कर्नल मार्क्स ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा, क्या मतलब, कैसा दाव खेला था? इमरान ने कहा, क्या हुआ है? राल्फ ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। तो कर्नल मार्क्स ने इमरान की फ़ोन कॉल आने से लेकर अब फ़ौजियों और माहिरीन की आमद तक सब कुछ तफसील से बता दिया। ओ वाकई तुमने इंतहाई हौसले और मजबूत असाब का मुजाहरा किया है कर्नल मार्क्स, वरना इंसान अपनी जान बचाने के लिए लाजमन ऐसा कर गुजरता है। लेकिन अब क्या तुम्हारा राब्ता उन आने वालों से भी है या नहीं, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि ये एजेंट हलाक हुए या नहीं? रॉफ ने कहा, नहीं बॉस, वैसे वहाँ फ़ोन है, अगर आप कहें तो मैं ख़ुद फ़ोन करके मालूम कर लूँ। कर्नल मार्क्स ने कहा, हाँ करो और फिर मुझे बताओ, राल्फ ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल मार्क्स ने क्रेडिट दबाया और टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वाइट रोज़ मिसाइल एरिया, कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ। अब यहाँ कौन इंचार्ज है? कर्नल मार्क्स ने कहा, इंचार्ज कर्नल सोबरक हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, उनसे मेरी बात कराओ। कर्नल मार्क्स ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो कर्नल सोबरक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी तरफ से भारी सी आवाज़ सुनाई दी। कर्नल मार्क्स बोल रहा हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वाइट रोज़ मिसाइल एरिया। कर्नल मार्क्स ने कहा, ओ आप, मैं तो आपसे खुद फ़ोन पर बात करना चाहता था। यहाँ तो वाकई ना सिर्फ कत्लेआम किया गया है, बल्कि यहाँ की तमाम मशीनरी भी तबाह कर दी गई। ये किन लोगों का काम है और ऐसा कैसे हुआ है? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा कि ये पैक एशियाई एजेंटों का काम है और हमारा ख्याल है कि वो मिसाइल इमारत में ही छुपे हुए थे, इसलिए पहले आने वाले कमांडोज उनको ट्रेस नहीं कर सके। इन कमांडोज के जाने के बाद इन एजेंटों में से एक ने यहाँ से फ़ोन पर मुझसे रब्ता कायम किया था। आप बताएं, क्या वो ट्रेस होकर हलाक हुए हैं या नहीं? कर्नल मार्क्स ने कहा, यहाँ तो कोई ज़िंदा आदमी सिरे से मौजूद ही नहीं, हमने पूरी तरह चेकिंग कर ली है। कर्नल सोबरक ने कहा, हैरत है कि ना इनके पास हेलीकॉप्टर है ना ही लॉन्च, इसके बावजूद वो जब चाहते हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं और जब चाहते हैं आ जाते हैं। कर्नल मार्क्स ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कर्नल मार्क्स? उन्होंने आपको फ़ोन कहीं और से किया होगा। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, बहरहाल आप मुतात रहें। कर्नल मार्क्स ने कहा और क्रेडिट दबाकर उसने टून आने पर चीफ राल्फ का नंबर प्रेस कर दिया। राल्फ बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से कहा गया, वो ट्रेस नहीं हो सके, मेरी कर्नल सोबरक से बात हुई है। कर्नल मार्क्स ने कहा, अब कितना वक्त बाकी रह गया है वाइट रोज़ मिशन मुकम्मल होने में? राल्फ ने कहा, अभी 4-5 रोज़ तो बहरहाल लग ही जाएंगे। कर्नल मार्क्स ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल तुमने किसी सूरत लेबॉर्ट्री ओपन नहीं करनी और इसके साथ अब तुम्हें 24 घंटे होशियार भी रहना है, क्यों ना कि इन लोगों से कुछ बैद नहीं कि ये किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। राल्फ ने कहा, अब तो वो जजीरे से जा चुके हैं और फिर जजीरे पर अब बाकायदा पहरा मौजूद है, अब वो कैसे यहाँ कुछ कर सकते हैं? कर्नल मार्क्स ने कहा, जो मैं कह रहा हूँ वही करो कर्नल मार्क्स, मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि ये लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं। राल्फ ने कहा, यस बॉस, कर्नल मार्क्स ने कहा और दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो जाने पर उसने रिसीवर रख दिया। मुझे इंतहाई हैरत है कि बॉस कि चीफ़ इन लोगों से इस कदर मारूब हैं, हालांकि मुझे इनमें से कोई ऐसी माफूकुल फ़ितरत खसूसियत नज़र नहीं आ रही। मार्टी ने कहा, हमें बहरहाल 5 रोज़ तक अलर्ट रहना होगा, जब हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम ईजी हो जाएंगे। कर्नल मार्क्स ने कहा तो मार्टी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान अपने साथियों समेत घाटी में मौजूद था। वो सब खामोश बैठे हुए थे, यूँ लगता था जैसे उनके पास कहने के लिए कुछ ना हो। अब काम होना चाहिए, हमने बहुत रेस्ट कर लिया। अचानक ट्रांसमीटर पर इमरान की आवाज़ सुनकर सब चौंक पड़े। क्या कह रहे हो? दिमाग तुम्हारा नहीं काम कर रहा और कहीं कह हमें रहे हो? जूलिया की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। मैंने तो सोचा था कि अब तक की सारी ख्वारी इसी अकल की वजह से है, इसलिए मैंने अकल का स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन जब नतीजा फिर भी यही बरामद होना है कि तुम्हारी गुस्सीली आवाज़ों से कानों में कड़वाहट खुल जाएगी, तो फिर अकल का साथ क्यों छोड़ा जाए? सफदर, तुम बाहर आ जाओ, सामने एक बड़ी लॉन्च मौजूद है, उसकी इमरजेंसी बॉक्स में गोताखोरी के जदीद लिबास मौजूद होंगे, वो ले आओ। कैप्टन शकील तुम्हारे साथ जाएगा। इमरान ने कहा, फिर क्या होगा? क्या गोताखोरी के करते हुए हम वापस जाएंगे? जूलिया ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा,
तुम गोताखोरी का लिबास पहनकर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हो। मुझे यूं महसूस होता जैसे स्यारा मरीख की मलका ज़मीन पर आ गई हो। इसलिए इमरान ने जवाब दिया, सिर्फ बकवास करना ही आती है, नॉनसेंस, जूलिया ने जवाब दिया, जबकि सफदर और कैप्टन शील इस दौरान गाड़ी से निकलकर समंदर में चले गए थे। गाड़ी में भी पानी भरा हुआ था और तकरीबन 20 मिनटों बाद उनकी वापसी हुई तो उन्होंने 2 बड़े बॉक्स उठाए हुए थे। बॉक्सेस में वाकई गोताखोरी के जदीद लिबास मौजूद थे। उन्होंने एक एक लिबास उठाया और उसे पानी के अंदर ही अपने गीले लिबास के ऊपर पहन लिया। फिर उन्होंने गैस मास्क उतार कर उन गोताखोरी वाले लिबासों के साथ मौजूद हेलमेट सरों पर पहनकर उन्हें एडजस्ट कर लिया। गैस मास्क उन्होंने वहीं गाड़ी के अंदर एक रखने में रख दिए कि उनके स्याह बैग अब गोताखोरी के लिबासों के अंदर आ गए थे और अब वो उन्हें उतारना ना चाहते थे। थोड़ी देर बाद वो घाटी से निकलकर समुंदर में पहुंचे और फिर सबसे पहले इमरान ने गहरा गोता लगाया और उसके पीछे उसके साथी भी गोता लगाकर गहराई में उतर गए। हमने जजीरे के गिर्द घूमकर इस तरफ जाना है जहां वाइट रोज़ मिसाइल एरिया है और वहां जजीरे के अंदर कोई ऐसा एक तलाश करना है जो काफ़ी आगे तक चला गया हो। इमरान ने ट्रांसमीटर पर से बात करते हुए कहा, ठीक है इमरान साहब, ये वाकई अच्छी तजवीज़ है। कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो जजीरे के साथ साथ काफ़ी गहराई में तैरते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब हम इस साइड पर पहुंच गए हैं जहां वाइट रोज़ मिसाइल एरिया है। इमरान की आवाज़ सुनाई दी, इमरान साहब, लेबॉर्ट्री यकीनन रेड ब्लॉक से तैयार की गई होगी। सफदर ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, हमने आगे बढ़ना है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद साला एक क्रैक तलाश करने से में कामयाब होगी जो काफ़ी गहराई में था और इस कदर कुशादा था कि उसमें एक आदमी आसानी से चल सकता था। अलबत्ता उसके अंदर पानी भरा हुआ था। वो सब तैरते हुए क्रैक में दाखिल हो गए और क्रैक अंदर से ऊपर की तरफ उठ रहा था, इसलिए कुछ फासले के बाद पानी कम होना शुरू हो गया और वो तैरने के बजाय चलकर आगे बढ़ने लगे। हेलमेट उन्होंने सरों से उठा दिए थे जिनके पानी में तो आलात ऑक्सीजन कशीद करके उन्हें ऑक्सीजन हम पहुंचाते थे, लेकिन पानी के बगैर वो काम ना कर सकते थे, इसलिए उनका दम घटने लग गया था। थोड़ी देर मज़ीद आगे जाने पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अब क्रैक में गहरा अंधेरा था। वो सब अंधेरे में चलते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक क्रैक ख़त्म हो गया। आगे ठोस ज़मीन थी। इमरान और उसके साथी चूँकि अंधेरे के आदी हो गए थे, इसलिए उन्हें अब कुछ नज़र आने लग गया था। गोताखोरी के लिबास उतार कर बैगों में से टॉर्चें निकाल लो, हमें यहाँ का तफसीली जायज़ा लेना होगा। और उसके साथ ही उसने अपना गोताखोरी का लिबास उतारना शुरू कर दिया। उसके साथियों ने भी उसकी पैरवी की। चंद लम्हों बाद वो जगह टार्चरों की रोशनी में जगमगा उठी। इमरान ने सफदर के हाथ से टार्च ली और उसकी मदद से उस जगह का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वो क्रैक के एक बंद हिस्से में मौजूद थे जिसकी छत भी कुदरती थी। तुम्हारे पास खंजर होगा सफदर, वो मुझे दो, इमरान ने कहा तो सफदर ने बैग में से एक खंजर निकालकर इमरान को दे दिया। इमरान ने खंजर की मदद से छत की मिट्टी को उधेड़ना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद खंजर की नोक टकराने से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे वो किसी फौलादी चीज़ से टकराई और सब ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। इमरान ने अब तेज़ी से मिट्टी हटाना शुरू कर दी और फिर चंद लम्हों के बाद उनके सामने एक मोटी सी फौलादी प्लेट मौजूद थी जिसके दरमियान में दो पेच बाहर को निकले हुए नज़र आ रहे थे। ये क्या है इमरान साहब, सफदर ने हैरत से पूछा। ये किसी हैवी मशीनरी को नस्ब करने का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोई हैवी मशीन नस्ब होगी, इमरान ने जवाब दिया। ये एडजस्टमेंट हो गई और किसी ने ये क्रैक देखा ही नहीं और ना इनके ज़हन में होगा कि यहाँ क्रैक भी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि हैवी मशीनरी का वज़न भी प्लेट पर होता है, इमरान ने कहा। उसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी है इमरान साहब, इसलिए इसका साइज़ भी काफ़ी होगा, कैप्टन शकील ने कहा। इस पर बम मार दो, तनवीर ने बड़े सादा से लहजे में कहा। नहीं, इस तरह हम फंस जाएंगे, उसे साइड से खोलना पड़ेगा, इमरान ने कहा और फिर उसने खंजर की मदद से उसकी साइडों पर मौजूद मिट्टी को उधेड़ना शुरू कर दिया। बाकी सब साथी काफ़ी दूर हटकर खड़े हुए थे। खुद इमरान भी साइड पर होकर ये काम कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक वो मुसलसल काम करता रहा और फिर यकतलफ मिट्टी खुद ब खुद नीचे गिरने लगी तो इमरान उछलकर पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। चंद लम्हे मिट्टी इसी तरह गिरती रही और फिर कोई चीज़ एक धमाके से नीचे क्रैक में आ गिरी। अब ऊपर काफ़ी बड़ा सुराख नज़र
आ रहा था। ओह, ये तो खाली प्लेन चादर है। इमरान ने उस पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा और फिर वो उछल कर उस पर चढ़ा और उसने ऊपर सुराख पर टॉर्च से रोशनी डाली तो उसके मुंह से बेख्तियार मुसर्रत भरी आवाज़ निकली, आ जाओ, हम कामयाब हो गए हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने दोनों हाथों को सुराख की साइड पर रखा और दूसरे लम्हे उसका जिस्म ऊपर उठता चला गया। चंद लम्हों बाद इमरान सुराख के अंदर गायब हो गया। जल्दी आओ, ये कोई स्टोर रूम है। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया प्लेन चादर पर चढ़ी और इमरान ने उसे हाथों से पकड़कर एक झटके से ऊपर उठा लिया। उसके बाद साला और फिर बाकी साथी भी एक एक करके ऊपर पहुंच गए। ये वाकई काफ़ी बड़ा कमरा था जिसमें मशीनरी के पार्ट्स और वो बॉक्सेस पड़े हुए थे जिनमें शायद मशीनरी लाई गई थी। एक तरफ दरवाज़ा था। असला ले लो, अब हमने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करना है, इमरान ने कहा। चंद लम्हों बाद बैग्स में से मशीन पिस्टल निकाल लिए गए। एक मशीन पिस्टल इमरान के हाथ में भी दे दिया गया। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे खींचा तो वो खुला हुआ था। बाहर राहदारी थी जिसमें तेज़ रोशनी मौजूद थी। इमरान ने टॉर्च ऑफ करके उसे सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने टॉर्च लेकर उसे वापस अपने बैग में रख लिया। इमरान ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो राहदारी में कोई आदमी मौजूद ना था। इमरान बाहर आ गया। उसके पीछे एक एक करके उसके सारे साथी भी बाहर आ गए और वो फिर सब महतात अंदाज में बाएं तरफ को आगे बढ़ने लगे, क्यों कि दाएं तरफ राहदारी बंद थी। थोड़ा आगे एक दरवाज़ा था। इमरान ने उस दरवाजे के करीब रुककर अंदर की सुनगुन ली और फिर उसने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुल गया और इमरान ने अंदर झांका। ये भी एक स्टोर था। इसमें हल्की पावर का बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में वहाँ मौजूद बड़े बड़े बॉक्सेस साफ दिखाई दे रहे थे। इन बॉक्सेस पर मौजूद निशानात से ही इमरान समझ गया कि ये मशरूब के बंद डब्बे और शराब के डब्बे हैं। वो दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ गया और फिर वो उस जगह पहुंच गया जहां से राहदारी घूम रही थी। इमरान ने दीवार के साथ होकर सर आगे करके दूसरी तरफ झांका तो ये भी एक तवील राहदारी थी। ये राहदारी भी खाली पड़ी हुई थी। अलबत्ता राहदारी के अख्ताम पर सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाकर मुड़ रही थीं। आओ, इमरान ने मुतमईन अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा। वो अब समझ गया था कि ये इस असल लेबॉर्ट्री से अलहदा है और यहाँ सिर्फ स्टोर्स हैं। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियों से तक पहुँच गए। सीढ़ियाँ ऊपर जाकर घूम कर एक और राहदारी में ख़त्म हो रही थीं।